नमस्कार मित्रों, हम लोग बातचीत कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास नोट्स सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट्स सीरीज का ये हमारा दूसरा अध्याय है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग अरबों की सिंध आक्रमण का एक विश्लेषण के रूप में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अध्याय 2 में अरबों का सिंध पर आक्रमण एक विश्लेषण के रूप में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के इस अध्याय 2 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो भारत और अरब के बीच 7वीं सदी में ही संपर्क आरंभ हो गए थे। तो भारत और अरबों के बीच 7वीं सदी भारत और अरबों के बीच दोस्तों 7वीं सदी में ही क्या हो गए थे, संपर्क आरंभ हो गए थे। लेकिन राजनीतिक संबंध 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के दौरान स्थापित हुआ। लेकिन जो क्या था, पॉलिटिकल रिलेशन था, राजनीतिक संबंध था, वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के दौरान स्थापित हुआ। भारत में अरबों के आगमन का राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है। तो भारत में जो अरबों का आगमन है उसका राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना कि अन्य पक्षों की दृष्टि से है। तो अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। तो अरब आक्रमणकारी क्या थे दोस्तों? अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। यहाँ तक कि सिंध में भी उनकी शक्ति अधिक दिनों तक बनी नहीं रही। यहाँ तक कि सिंध में भी जो उनकी स्थिति थी वो ज़्यादा दिनों तक, उनकी जो शक्ति थी वो ज़्यादा दिनों तक बनी नहीं रही। किंतु दीर्घकालिक परिणामों की दृष्टि से प्रतीत होता है कि अरबों ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुए। किंतु यदि हम क्या करें, दीर्घकालिक ज़्यादा समय के परिणामों को देखें तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जो अरब थे उन्होंने भारतीय लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए। यदि तात्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए ऐसी शक्तियाँ उदित हुई जो भारत की आगामी 300 वर्षों तक बनी रही तो तात्कालिक राजनीतिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए भारत में ऐसी शक्तियाँ उदित हुई जो भारत में आगामी 300 वर्षों तक बनी रही। उन शक्तियों में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना उनके द्वारा अरबों के विरोध करने के कारण हुई। तो जो शक्तियाँ उदित हुई थी भारत में जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया, उनमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना है ना, उनके द्वारा अरबों के विरोध करने के कारण हुई। तो इन्होंने क्या किया, अरबों का विरोध किया। इस कारण से इनका क्या हुआ, इनका जो है तो अस्तित्व बना रहा। अरबों का दीर्घकालिक महत्व यह था कि उन्होंने भारत में धर्म की स्थापना न करके धार्मिक सहिष्णुता का विरोध किया। तो जो अरब थे उन्होंने क्या किया, भारत में धर्म की स्थापना न करके धार्मिक सहिष्णुता का यहाँ पर प्रदर्शन किया। हालांकि जजिया कर उनके द्वारा लिया जाता था, जजिया जो गैर धार्मिक कर था वो उनके द्वारा लिया जाता था। अरबों का भारत आगमन का आर्थिक महत्व व्यापार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो अरबों का भारत आगमन का जो आर्थिक महत्व था वो व्यापार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अरब व्यापारियों के समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों ने तालमेल बनाया। तो जो अरब व्यापारी
व्यापारी थे उनके साथ उनके समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों ने तालमेल बनाया और पश्चिमी जगत और अफ्रीकी प्रदेशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को गतिशील बनाए रखा। तो और पश्चिमी जगत एवं अफ्रीकी प्रदेशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को गतिशील बनाए रखा। तो गतिशील बनाए रखा। यह अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। और ये जो गतिविधियां थी ये अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अरब वाले पहले भी मालाबार तट पर आते थे। तो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से जो अरब देश के लोग थे, अरब व्यापारी थे, वो पहले भी मालाबार तट पर आया करते थे। इस बार नया यह था कि उन्होंने व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म एवं राजनीति विस्तार का भी लक्ष्य लेकर सिंध में प्रवेश किया था। अंतर केवल इतना था कि इस बार जो वो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, व्यापार वाणिज्य के साथ साथ अपने धर्म और राजनीति का विस्तार भी करना शुरू कर दिया था। उसका भी लक्ष्य लेकर के सिंध प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर हुआ, जो कि असफल रहा। तो अरबों का जो था पहला आक्रमण था वो खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर हुआ, जो कि क्या हुआ, असफल हो गया। इसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल-हरी अल-बहित ने सिंध के मकरान को जीता। तो 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल-हरी अल-बहित ने क्या किया था, सिंध के मकरान को जीता, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। जिससे जो सिंध विजय का मार्ग था वो क्या हो गया, प्रशस्त हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों फैक्ट के रूप में वन लाइनर। तो अरबों का भारत पर प्रथम सफल अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। तो जो अरब थे दोस्तों, उनका भारत पर प्रथम सफल अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया था, तो दाहिर को हराया था और सिंध पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। कासिम ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया तथा इसका नाम सोने का शहर रखा। तो सोने के शहर मुल्तान को सोने का शहर नाम मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, भारत में सबसे पहले जजिया कर को लागू किया। जजिया कर इस्लाम को न स्वीकार करने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो जजिया कर किनसे वसूला जाता था, जो इस्लाम को नहीं स्वीकार करते थे या जो गैर मुस्लिम थे उनसे जजिया कर वसूला जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सिंचाई के लिए नहरों कैनाल्स का निर्माण कराया था। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद इराक को अरब जगत की राजधानी घोषित किया। तो इराक को अरब जगत की राजधानी घोषित करने का काम अब्बासी खलीफाओं ने किया। खलीफाओं में मंसूर और हारून रशीद ने भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों, चिकित्सकों तथा ज्योतिषियों को संरक्षण प्रदान किया। तो जो अब्बासी खलीफा थे उनमें मंसूर और हारून रशीद ने क्या किया था, भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों, चिकित्सकों तथा ज्योतिषियों को संरक्षण पैट्रोनेज दिया था। खलीफा मंसूर ने ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद कराया था। और जो खलीफा मंसूर थे उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। खलीफा हारून रशीद ने चरक संहिता का अरबी में अनुवाद कराया। तो जो खलीफा हारून रशीद थे उन्होंने क्या किया था, चरक संहिता को अरबी भाषा में अनुवादित कराया। अरबों ने अंक, दशमलव तथा गणित के सिद्धांतों को सीखा। तो अरबों ने यहीं से अंक, दशमलव तथा गणित के सिद्धांतों को सीखा। तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो तात्कालिक कारण देख लेते हैं आगे। सिंध में उस समय ब्राह्मण वंश का शासन था। तो सिंध में उस टाइम पर क्या था, ब्राह्मण वंश का शासन था।
सिंधु में उस टाइम पर ब्राह्मण वंश का शासक था जिसका संस्थापक चाच था। तो सिंधु पर क्या था, उस टाइम पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस टाइम पर ब्राह्मण वंश का शासन था जिसका संस्थापक चाच नामक शासक था। तो जिसका संस्थापक कौन था, चाच नामक शासक था। चाच का पुत्र दाहिर था और जो चाच था उसका बेटा क्या कौन था, दाहिर था। उसी का बेटा क्या था, दाहिर था। दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समीप डाकुओं ने लूट लिया था। तो दाहिर के ही टाइम पर क्या हुआ था, लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने क्या किया था, लूट लिया था। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बनी और यही जो घटना थी जिसमें श्रीलंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समीप समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया था, यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बनी। वहीं कुछ इतिहासकार का मत है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार था। तो जो अरबों के आक्रमण का मूल कारण था, है ना, जो मूल कारण था वो क्या था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा। इराक का जो क्या था, सूबेदार था हज्जाज, उसने क्या किया था, दाहिर से, इराक का सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा जिसे दाहिर ने स्वीकार कर दिया, जिसे दाहिर ने देने से मना कर दिया। अतः हज्जाज ने क्या किया, खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। तो इराक का जो सूबेदार था हज्जाज, उसने दाहिर से जो वो लूट हुई थी तो उस लूट का हर्जाना मांगा जिसे दाहिर ने देने से मना कर दिया। तो इस कारण से हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त करके क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। तो सर्वप्रथम उबैदुल्लाह तदुपरांत वर्दुल ने सिंध पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले उबैदुल्लाह को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए और उसके बाद वर्दुल ने भी सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि यह दोनों आक्रमण असफल रहे, इन दोनों के जो आक्रमण थे वो सफल नहीं हो सके। अंततः हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा और अंत में क्या हुआ, एट लास्ट में उसने अंत में क्या भेजा, अंत में हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। तो अंतिम में हज्जाज ने 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 711-12 ईस्वी में कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। तो 711-12 ईस्वी में कासिम ने क्या किया, मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही एवं शिला पत्थर फेंकने वाले मंजानिक या मैंगलन तथा नौफथा थे। तो याद रखेंगे 711-12 ईस्वी में कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। तो किस मार्ग से आक्रमण किया था भारत पर, तो मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। कासिम की सेना में कौन कौन था, तो ऊंट, अश्वारोही और शिला पत्थर फेंकने वाले मंजानिक या मैंगलन थे तथा नौफथा थे। कासिम की सहायता जाटों, मेंढों और विद्रोही बौद्धों ने की थी। तो जो कासिम था उसकी सहायता जाटों ने, मेंढों ने और विद्रोही बौद्धों ने की थी। तो जो यहाँ के क्या थे, स्थानीय थे जाट, मेंढ और विद्रोही बौद्ध, उन्होंने क्या किया था, कासिम की सहायता की थी। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान, तो मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियानों को देख लेते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम का प्रमुख अभियान क्या है, तो पहला देवल या दाभोल, यहीं पर सर्वप्रथम काशी ने जजिया कर लगाया। तो देवल पर आक्रमण किया था, देवल या दाभोल, पहला आक्रमण इसका देवल या दाभोल पर, यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। तो जजिया कर देवल या दाभोल पर कासिम ने लगाया था। देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान और सीसम पर सफल आक्रमण किया। तो देवल के बाद कासिम ने क्या किया था, नीरून, सेहवान और सीसम पर सफल आक्रमण किया। सीसम जीतने के बाद कासिम ने रावर जीता और जैसे ही कासिम ने सीसम को जीत लिया उसके बाद उसने क्या किया, रावर को जीता और रावर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और रावर के युद्ध में दाहिर क्या हुआ, लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई, तो जो क्या था, दाहिर जब लड़ता हुआ मारा गया रावर के युद्ध में, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी रानी बाई, उसने क्या किया, अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उसने भी क्या किया, अरबों के खिलाफ लड़ाई
करी, परंतु स्वयं को हारता देखकर उसने जौहर कर लिया। तो स्वयं को हारता हुआ देख करके वह भी क्या हो गई, खुदकुशी कर ली। अलोर या अरोर ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर, तो अलोर या अरोर विजय उसने ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है। तो जो अलोर की विजय थी, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अलोर विजय थी, वही विजय क्या कहलाती है, सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है। तो जो अलोर की विजय थी वो सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। मुल्तान अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता। तो अलोर विजय के बाद क्या हुआ, कासिम ने सिक्का और मुल्तान जीता। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। तो सिक्का स्थान के व्यापारियों ने अपने आप ही स्वयं ही क्या कर लिए, सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी, और जो मुल्तान थी वो कासिम की क्या थी, अंतिम विजय थी, लास्ट विजय थी। और यहीं से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर, स्वर्ण नगर रखा गया। तो मुल्तान से कासिम को इतना ज़्यादा सोना मिला कि मुल्तान का नाम उसने सोने का नगर या स्वर्ण नगर रख दिया। तो मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर क्यों रखा, क्योंकि वहाँ से उसको इतना ज़्यादा सोना मिला था, इस कारण से उसने मुल्तान का नाम सोने का नगर रखा था। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था, और जैसे ही उसकी सिंध विजय हो गई तो उसने क्या किया, कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तो जो ब्राह्मण थे उनको क्या किया, उसने ऊंचे पदों पर नियुक्ति दी। मुल्तान विजय के उपरांत कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी। तो जब वो मुल्तान जीत लिया मुल्तान को, तब उसके बाद उसने क्या किया, उसने कासिम ने क्या किया, कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी थी। परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर इसका प्रसार आगे की ओर रोक दिया था। तो जो क्या था, कश्मीर का ललितादित्य था, उसने क्या किया था, अबू हकीम के अधीन जो सेना भेजी थी इसने कन्नौज विजय के लिए, तो उसको उसने ललितादित्य ने हरा दिया था और इसके प्रसार को आगे की ओर रोक दिया था। 725 ईस्वी में जब अरबों ने पुनः सिंध की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित किया। तो 725 ईस्वी में क्या हुआ, 725 ईस्वी में जब पुनः क्या हुआ, 725 ईस्वी में जब अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों और बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित किया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। तो 725 ईस्वी में जब अरबों ने फिर से सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित किया, और इसी कारण से जो अरब यात्री सुलेमान था उसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। यह सत्य है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे। तो यह क्या है, सही प्रतीत होता है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार का यह कहना तार्किक नहीं है कि यह एक परिणाम शून्य विजय थी। यह एक क्या था, परिणाम शून्य विजय थी, क्योंकि इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। जो अरब थे इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। तो इस समय जो समुद्री व्यापार था उस पर क्या था, अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुँचे, और अरबों के साथ ही जुड़ करके जो भारतीय व्यापारी थे वो यूरोप और अफ्रीका पहुँचे। अलमनक बजीगर, मनक बजीगर, सिंधबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुँचे। तो ये वैज्ञानिक मनक बजीगर और सिंधबाद जैसे जो भारत के वैज्ञानिक थे वो बगदाद के दरबार में पहुँचे।
अमीर खुसरो हमें बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अब मासर बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था। तो अमीर खुसरो से हमें जानकारी मिलती है कि अरब ज्योतिषी जो थे अब मासर, वो बनारस आकर के 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था। उन्होंने मनक नामक चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया था। तो मनक क्या था? एक चिकित्सा शास्त्री था जिसने क्या किया था? खलीफा हारून का इलाज किया था। भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। तो यहीं से क्या हुआ था? भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, दशमलव, घनमूल, शून्य आदि से क्या हुआ था? अरबों का परिचय हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। और अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया। और अरबों ने क्या किया था? भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया। और 8वीं एवं 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। तो अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया और 8वीं एवं 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। तो उसका जो मेन क्या था? रीजन था, वो क्या था? अरबों का भारत से संपर्क रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटी आ रही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, 343 क्या कहता है कि भारतीय जो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक ही क्या हैं? संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो जो संघ के शासकीय प्रयोजन हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक प्रयोग किए जाएंगे। अतः यह वही भारतीय अंक हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। तो ये क्या हैं? वही भारतीय क्या हैं? अंक हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज अरब से हिंदुस्तान आया। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो शतरंज है, ये अरब से हिंदुस्तान आया है। शतरंज अरब देश से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शतरंज क्या है? अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो जी बताते हैं कि यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र नीति शास्त्र का अरबी में अनुवाद इब्न अल मुस्तफ़ा के कलील व दिमना नाम से किया। तो जो भारतीय उपन्यास पंचतंत्र है, नीति शास्त्र, इसका अरबी में अनुवाद इब्न अल मुकफ़ा के कलील व दिमना नाम से किया। तो इसका अनुवाद किसने किया? तो इब्न अल मुकफ़ा ने कलील और दिमना नाम से किया। ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांड्यक का अरबी भाषा में अनुवाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। तो ब्रह्मगुप्त की जो गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांड्यक का अरबी भाषा में अनुवाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी के द्वारा किया गया। तो अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी के द्वारा ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांड्यक का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई। तो जो सिंध था, वहाँ पर क्या हुआ? इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। और जो मंसूरा नगर था, यहाँ इसमें सिंध में क्या हुआ? अरबों की राजधानी इसी मंसूरा को बनाई गई। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल महफूजा नगर बसाया। तो अरबों ने क्या किया? अपने आप को प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु अल महफूजा नगर बसाया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और जो बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने क्या किया? भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड
को लेकर बगदाद गए और अल-फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। तो याद रखेंगे, बगदाद के खलीफाओं ने क्या किया, भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के टाइम पर अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य को लेकर बगदाद गए और अल-फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का क्या किया, अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत पर अरबी आक्रमण वाला टॉपिक। और आज का टॉपिक दोस्तों यहीं से समाप्त होता है। इसके आगे की बातचीत करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।